नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, कल धामी मंत्रिमंडल की बैठक होगी और दोपहर 1 बजे से ये कैबिनेट बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो कल धामी मंत्रिमंडल बैठक होगी और दोपहर 1 बजे से यह बैठक शुरू होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक है और कल यह बैठक 1 बजे से शुरू होगी, यानी 1 बजे यह बैठक है। लोकसभा चुनाव के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो देहरादून से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उपचुनाव के पहले और लोकसभा चुनाव की ये पहली कैबिनेट बैठक है। धामी मंत्रिमंडल की कल बैठक होगी और दोपहर 1 बजे से ये बैठक होगी और इस बैठक में कई बड़े और अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक है। इसकी अगुवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं और धामी कैबिनेट की यह बैठक है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर और कई बड़े निर्णय भी हो सकते हैं। तो देहरादून से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 1 बजे से ये बैठक, कल ये बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक है और इस बैठक में कई बड़े और अहम मुद्दों पर चर्चा। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय केंद्रा हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। अभय, कल लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक होगी और इस बैठक में, इस कैबिनेट बैठक में किन अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और इस बैठक में कौन कौन शामिल हो रहा है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि धामी सरकार की लोकसभा चुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक है जिसमें सभी मंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे और उम्मीद ये की जा सकती है कि इस कैबिनेट बैठक के माध्यम से धामी सरकार आगामी समय के लिए अपना विकास का रोड मैप तैयार करने का जो खाका है उसको तैयार करेगी। उस पर मंत्रियों का मंथन होगा और कुछ अहम निर्णय भी यहाँ पर लिए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव में ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो जनता से संवाद किया था, वो उसमें जो जनता ने जो अपने सुझाव सरकार को यहाँ पर दिए थे, उन सुझावों के आधार पर कैसे सरकार आगामी रणनीतियां यहाँ पर बना सकती है, कौन सी विकास की योजनाएं महत्वपूर्ण हैं, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। मंत्रिमंडल से सभी लोगों से यहाँ पर मंथन यहाँ पर होगा और उसके बाद सरकार की तरफ से कई विभागों से रिलेटेड निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं और ये कहा जा सकता है कि जो कैबिनेट बैठक की उम्मीद है, इस समय सभी लोग यहाँ पर लगाए बैठे हैं। लोकसभा चुनाव में जो वायदे सरकार ने किए थे, जनता के साथ उनका जो बातचीत का संवाद यहाँ पर हुआ था, मंत्रियों ने जो वायदे किए थे, उन सब वायदों पर आज सरकार यहाँ पर अपनी इस कैबिनेट बैठक में मंथन कर सकती है। सचिवालय में दोपहर 1 बजे से बैठक यहाँ पर होगी। सभी मंत्रियों को बैठक के जो नोटिस हैं वो यहाँ पर भेज दिए गए हैं और ये कहा जा सकता है कि इस बैठक से राज्य की जो जनता है वो उम्मीदें, अपनी बड़ी उम्मीदें यहाँ पर लगाई बैठी है, क्योंकि इस बैठक में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, सृजन के जो अवसर हैं उनको लेकर मंथन यहाँ पर हो सकता है। यानी जो विभिन्न विभागों में जो रिक्त पद हैं, उन रिक्त पदों को कैसे भरा जा सकता है उसको लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। जो बैकलॉग के जो पद हैं वो कब तक भरे जा सकते हैं, किन किन विभागों में होगा, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। तो ये कह सकते हैं कि इस कैबिनेट बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई है और उम्मीद ये की जा सकती है कि धामी सरकार अपने इस कैबिनेट बैठक से जो विकास का जो खाका है, जो रोड मैप है, उसको बनाने का काम करेगी। जी अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री को लेकर जब से उत्तराखंड की कमान उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर विद्यमान होने के बाद उन्होंने जो जिम्मेदारी उठाई है और जनता की जो अपेक्षाएं हैं मुख्यमंत्री से वो बढ़ गई हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि मुख्यमंत्री बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं और जिसका स्वागत दिल खोलकर उत्तराखंड की जनता की है। तो क्या जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए कैबिनेट बैठक की जा रही है और इस बैठक में जिन अहम मुद्दों की बात की जा रही है वो कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिस पर यह पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय या चर्चा होती हुई में दिख सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस कैबिनेट बैठक में विकास का जो रोड मैप होना है, खासतौर पर जो सड़कों का जाल बिछना है, पर्यटन से जुड़े हुए जो अहम विषय हैं
उन विषयों पर यहाँ पर निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही ये कहा जा सकता है कि चाहे वो मानसखंड माला मंदिर परियोजना मिशन का हो या ऑल ओवर रोड से जुड़े हुए जो काम है उस पर कैसे सरकार आगे बढ़ेगी उसको लेकर यहाँ पर निर्णय हो सकते हैं। चारधाम यात्रा के दौरान जो अभी तक सरकार के सामने जो समस्याएं यहाँ पर आई हैं उसे आगामी समय में कैसे निपटाया जा सकता है, यानी जो यात्रा और बची है उस यात्रा को कैसे और बेहतर और सुगम बना सकते हैं उसको लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। साथ ही ये कह सकते हैं कि मानसून सीजन को लेकर सरकार की तरफ से कुछ अहम निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में हमेशा ही जो मानसून का सीजन रहा ये दुखदाई रहा है। ऐसे में जब भी यहाँ पर मानसून का सीजन आता है तो सरकार की जो कमियां होती है वो खुलकर सामने आ पाती है, यानी दावे तो बहुत सारे होते हैं, वो दावे धरातल पर उतरते नजर नहीं आते। तो ऐसे में समय रहते हुए सरकार मानसून सीजन के लिए जो अपनी तैयारी यहाँ पर कर चुकी है उसको भी जानने का काम यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। मंत्रिमंडल से बातचीत होगी और कोशिश ये रहेगी सरकार की कि इस बैठक के माध्यम से मानसून को लेकर बड़ी बातचीत यहाँ पर हो सके, कुछ अहम निर्णय आप ले सके ताकि जनता को राहत मिल सके। जी अभय, सामने उपचुनाव भी है। उपचुनाव को अगर देखा जाए तो सभी नेता जो हैं वो चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन मुख्यमंत्री क्या चुनाव को अलग और जनता की समस्याओं को अलग, शायद इस वजह से भी लोकसभा का जो ये बैठक है, ये पहली कैबिनेट बैठक है, ये बैठक अलग से की जा रही है। अभय, ये भी कह सकते हैं कि इस बैठक के माध्यम से सरकार ने जो अभी तक का जो रोड मैप तैयार करा है, यानी जो बातचीत सरकार के अधिकारियों के बीच में यहाँ पर रही होगी, उस रोड मैप पर खरा कैसे उतरा जा सकता है, अधिकारियों की भूमिका किस प्रकार से यहाँ पर रहेगी, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के पास समय कम बचा हुआ है, क्योंकि मानसून सीजन सर पर है। ऐसे में आज जो समय विकास के कामों के लिए उपयुक्त समय था वो लोकसभा चुनाव के आचार संहिता में चला गया। इसके बाद उपचुनाव में सरकार यहाँ पर बिजी दिख रही है। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि जो निकाय चुनाव या जो पंचायत चुनाव आने हैं उससे पहले सरकार अपने पास विकास का जो खाका उस खाके को और मजबूत करना यहाँ पर चाहती है, और इसीलिए लगातार सरकार अधिकारियों से बातचीत कर रही है। जो जनपदों के जो प्रवास कार्यक्रम है, उन प्रवास कार्यक्रम में अधिकारियों से फीडबैक यहाँ पर ले रही है, और जनता के जो सुझाव है उन सुझावों को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, यानी तो जनता अपने अनुरूप जो विकास चाहती है सरकार से, जिन मांगों पर जिन योजनाओं पर विकास चाहते हैं उसे कैसे धरातल पर उतार सकते हैं, उसको लेकर इस कैबिनेट बैठक में बातचीत हो सकती है। तो कह सकते हैं कि काफ़ी अहम बैठक रहने वाली है, जो मैराथन बैठक भी है। इस उम्मीद है कि ये बैठक मैराथन यहाँ पर हो सकती है और कुछ अहम निर्णय यहाँ पर सरकार की तरफ से बैठक में लिए जा सकते हैं। अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो लोकसभा चुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक होगी कल, और देखना इस बैठक में क्या कुछ खास निकलकर सामने आता है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पार्वती सरोवर के किनारे सीएम धामी ने योग किया। सीएम धामी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आदि कैलाश पर योग किया। सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम ने यह लिखा कि अनादिकाल से ही भारत में ध्यान और योग का विज्ञान प्रचलित है, और आज पूरे विश्व में भारत इस योग और संस्कृति का अनुसरण कर स्वास्थ्य और आरोग्य जीवन की कला सिखा रहा है। आपको बता दें कि सीएम धामी के साथ आदि कैलाश पर्वत पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा भी मौजूद थे। तो आदि कैलाश पर योग करने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके साथ राज्य मंत्री भी मौजूद थे, और सीएम ने इंटरनेशनल योगा डे जो कि आज है और इसकी बधाई दी, शुभकामनाएं दी, और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। नमस्कार, आप सभी को 10वें विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग एक स्वस्थ और शांतिमय जीवन शैली की ओर एक अद्वितीय कदम है। योग हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तंत्र को संतुलित कर शरीर और मस्तिष्क में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर एक बेहतर जीवन जीने में हमारी सहायता करता है। आज भारतवर्ष अपनी संस्कृति को संजोकर पुनः विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। आज विश्व में अनेकों देश हमारी योग संस्कृति की महत्ता को स्वीकार कर स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के तीसरे ऐतिहासिक कार्यकाल में इस वर्ष 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन स्वयं एवं समाज के लिए योग सूत्र के साथ किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालयों में और
300 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में योग दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन कराया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध योग साधकों की कर्मस्थली देवभूमि उत्तराखंड को आयुष प्रदेश बनाने हेतु देश की प्रथम योग नीति राज्य सरकार द्वारा इसी वर्ष लाई जाएगी। आइए स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग पद्धति को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कर शरीर और मस्तिष्क में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएं और दूसरों को भी योग करने के लिए प्रेरित करें। एक बार पुनः आप सभी को विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज राजधानी देहरादून में अनेक संगठनों द्वारा सामूहिक योगाभ्यास के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सामूहिक रूप से योग दिवस मनाने के लिए देहरादून के परेड ग्राउंड में भाजपा महानगर की टीम ने भी योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने एक साथ योग किया, साथ ही सकारात्मक संदेश दिया। आपको बता दें कि योग दिवस के मौके पर तमाम बड़े नेताओं ने भी इन कार्यक्रमों में शिरकत की। इस मौके पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज आयोजित इस कार्यक्रम में युवा आ रहे हैं, मातृशक्ति बड़ी संख्या में यहां खड़ी है। यह संदेश प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा दिया। तो योग दिवस पर पूरे समस्त देशवासी योग किया और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता योग करने पहुंचे और देश भर में लोगों ने योग किया। साथ ही दिग्गजों ने यह संदेश दिया कि अब योग में युवा और मातृशक्ति भी सम्मिलित हो रही है। 40, 50, 60। यहाँ पर लोग स्वतः आ रहे हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में युवा स्वतः आ रहे हैं। मातृशक्ति आप देख रहे हैं मेरे इर्द गिर्द खड़ी है। ये संदेश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो आज आदि कैलाश में योग कर रहे हैं। आप सोचिए कितना सुखमय दिन आज का है कि आज के दिन हमारे मुख्यमंत्री जी आदि कैलाश में योग कर रहे हैं और हमारी देहरादून की जनता यहाँ देहरादून में योग कर रही है। इसके लिए मैं आपको सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोटद्वार के मालवीय उद्यान स्वाभिमान न्यास के बैनर तले सभी ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि तहसील परिसर से उप जिलाधिकारी के साथ सभी कर्मचारी योगा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। साथ ही शहर में अन्य कई स्थानों पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छोटे छोटे बच्चों ने मंच पर योग करा, जिससे देखकर सभी ने बच्चों की सराहना की। पौड़ी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहीद जसवंत सिंह रावत राष्ट्रीय स्टेडियम पौड़ी में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर योग का शुभारंभ किया। साथ ही योग में विभिन्न लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो देश भर में योग दिवस की धूम रही और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर यानी कि दिया जलाकर प्रज्वलित कर उद्घाटन किया और इसके बाद कई दिग्गजों ने योग किया। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और लगभग 195 से ज़्यादा देशों में योग दिवस का कार्यक्रम होता है। आज पूरे विश्व में योग के जो ख्याति मिली है वो प्रधानमंत्री जी मोदी जी की बड़ी कृपा है इस पर। और हमारी सरकार के द्वारा हर डिग्री कॉलेज में एक एक योग टीचर रखा जा रहा है। 1800 वेलनेस सेंटरों में भी हम एक एक योग प्रशिक्षित बेरोजगारों को वहाँ पे रखने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमको प्रतिदिन योग को अपने जीवन में सम्मिलित करना चाहिए। मैं आयुष विभाग की टीम को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, जिला प्रशासन को भी कि उन्होंने यहाँ पे अच्छा आयोजन किया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मंगलौर उपचुनाव में अब प्रत्याशियों के गठजोड़ की राजनीति तेज होती जा रही है। अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशियों को लोग समर्थन देने का काम कर रहे हैं और आज लीबरहेड़ी गांव में सैकड़ों की संख्या में हलवाई बिरादरी के लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी का साथ छोड़कर बसपा प्रत्याशी उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी का समर्थन दिया।
इस दौरान समर्थकों में इतना जोश था कि उन्होंने लीवरहेड़ी के अड्डे से ही उन्हें गाड़ी से नीचे उतार लिया और उनके समर्थन में नारेबाजी करते हुए कार्यक्रम स्थल तक लेकर आए, जहां उन्हें इस बात का समर्थन देने की बात कही। इस दौरान भारी संख्या में उबैदुर रहमान के समर्थक वहां मौजूद रहे। तो जिताए थे, अब हम 2000-1500 वोटों से कम नहीं जिताएंगे। और हमारी बिरादरी जो जाट समाज है वहाँ ट्रैक्टर ले गए भी गए तो 2000 रुपये में उन्होंने तो भाई किसी के लिए मतलब मुझे भी कोई 5-10 लाख रुपए दे वो बैग जा। आज काफी जोश जोश कुछ हमारी जो मीटिंग है इसमें जो सब वोटर है, इसमें फर्जी आदमी कोई नहीं है, सब वोट गिरने वाले हैं। इस मीटिंग को देखकर पिछले इलेक्शन में भी हमने शुरुआत मीटिंग की करी थी, आज भी हमने बड़ी मीटिंग की शुरुआत करी। पिछले इलेक्शन में भी हम जीत के गए थे और अब कभी जीतेंगे। हमारे 2.5 साल पक्के हैं, ये घिसे रुकने नहीं, कोई कितना भी पैसा फूंक लो, कितने भी चक्कर दे लो, तो कोई चक्कर मारने वाला है नहीं, सब पक्के उतर रहे हैं यहाँ से। तो नगर निगम श्रीनगर के श्रीकोट गंगा नाली क्षेत्र की 7 साल की मासूम के स्वास्थ्य की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर गुरुवार को बाल रोग विभाग के अधीन भर्ती करा दिया गया। गुलदार के हमले से सिया के गर्दन की हड्डी पर चोट लगने के कारण बाईपैप मशीन के सपोर्ट में बाईपैप मशीन के जरिए शिया को सांस लेने से लेकर ऑक्सीजन की मदद मिल रही है। आपको बता दें कि बीते 5 अप्रैल को गुलदार ने सिया पर हमला कर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया था, जिसके बाद बेस चिकित्सालय के डॉक्टरों ने बालिका को त्वरित इलाज करने के लिए एम्स ऋषिकेश भेजा था, जिसके बाद 2 महीने तक एम्स में उसका इलाज चला। लगभग 2 माह पूर्व श्रीकोट में एक 7 वर्षीय बालिका सिया के ऊपर गुलदार ने हमला कर दिया था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसको पीडियाट्रिक सर्जन्स की और प्लास्टिक सर्जन्स की और रिहेबिलिटेशन की सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं की ज़रूरत थी, जिसके लिए एम्स भेजा गया था। लगभग 2 माह के उपचार के उपरांत उसको एम्स से घर के लिए डिस्चार्ज कर दिया गया था। घर पर स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो जिसके लिए उसके परिजनों ने माननीय चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी को निवेदन किया था कि चिकित्सालय में भर्ती करवाया जाए। तो माननीय चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी के आदेश के अनुसार आज सिया को हेमवती नंदन बहुगुणा बेस चिकित्सालय में भर्ती बाल रोग विभाग के अधीन भर्ती कर लिया गया है और उसको चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश और दुनिया के साथ नैनीताल में भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि नैनीताल के डीएसए मैदान में स्थित बास्केटबॉल कोर्ट में नैनीताल सांसद समेत सैकड़ों लोगों ने योगाभ्यास किया। साथ ही नैनीताल के डीएसए स्थित बास्केटबॉल कोर्ट में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और स्कूली छात्र छात्राओं ने योग किया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शिरकत करने बतौर मुख्य अतिथि नैनीताल के सांसद अजय भट्ट पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि योग को जीवन का अंग बनाएं, इससे हमें लंबा जीवन मिलने के साथ ही मानसिक और शारीरिक शक्ति में वृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने में सहायता मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नियमित योग अभ्यास तनाव कम करने, जीवन को संतुलित बनाए रखने और असंभव लक्ष्य को पाने में विशेष भूमिका निभाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सांसद अजय भट्ट नैनीताल में योगाभ्यास करने पहुंचे और बास्केटबॉल कोर्ट में योग दिवस मनाया गया, जहां पर सांसद अजय भट्ट ने कहा कि योग करने से न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से इंसान स्वस्थ होता है। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा। योग को जीवन का पार्ट बनाना ही चाहिए, चाहे आप जितनी भी देर करें। ये हमको सही सोच देता है, काम क्रोध मद लोभ दंभ पाखंड छद्म ईर्ष्या से बचाता है, कुकर्म दुष्कर्म पाप कर्मों से बचाकर सत्कर्मों की ओर ले जाता है। इसके पीछे की थ्योरी ये है, शरीर ठीक होगा सारा जीवन ठीक चलेगा। आप अपनी ड्यूटी ठीक करेंगे। योग को अपने जीवन का एक अंग बनाएं, जो लंबा जीवन तो देगा ही और सोच बहुत पवित्र
और बहुत अच्छी सोच देगा, जो हमारे लिए अद्भुत और अनुकरणीय होगा। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पूरा विश्व 10वां योग दिवस मना रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में डल झील के पास 6000 लोगों के साथ योग कर रहे हैं, तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में मां गंगा के किनारे हर की पैड़ी के मालवीय घाट पर जिला प्रशासन और आयुष मंत्रालय ने योग महोत्सव का आयोजन किया। हर की पैड़ी पर आयोजित इस योग महोत्सव में हरिद्वार के विधायक, जिला प्रशासन और कई गणमान्य लोग शामिल हैं। आयुष विभाग के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है। इसमें काफी श्रद्धालु भी यहाँ पे देख ही रहे हैं आप, काफी लोग हैं, काफी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस बार का थीम है स्वयं के लिए और समाज के लिए योगा करना बहुत जरूरी है। तो इसी थीम को लेकर यहाँ पे मालवीय द्वीप में ये योगा दिवस मनाया जा रहा है। तो काफी लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। मैसेज देना है एक, जितने भी हमारे समाज का भी ध्यान। 10वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इस अवसर पर मैं सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आज ये भारत की विधा पूरी दुनिया में आज के दिन जब सामूहिक रूप से लोग योग के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, तो निश्चित रूप से भारत के इस गौरव को, सम्मान को बढ़ाने का काम होता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जब इस प्रस्ताव को रखा और पूरी दुनिया ने इस प्रस्ताव को माना, निश्चित रूप से भारत के लिए गौरव और सौभाग्य का विषय। आज इस अवसर पर मैं सभी को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कर्णप्रयाग में भी योग दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें यूथ फिजिकल एकेडमी, प्रशासन, पुलिस, पतंजलि, नगर पालिका आदि के लोग शामिल हुए। इस अवसर पर उमा देवी मंदिर में योग कराया गया। यूथ फिजिकल एकेडमी के संस्थापक अनिल नेगी फौजी ने यह बताया कि योग करने से मनुष्य स्वस्थ रहता है, सभी को रोज योग जरूर करना चाहिए। सभी देश, प्रदेश और नगर वासियों को योगा दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज योगा दिवस के उपलक्ष्य में यूथ फिजिकल एकेडमी कर्णप्रयाग उत्तराखंड द्वारा मां उमा देवी के प्रांगण में तो कोटद्वार से लेकर भावर तक अतिक्रमण पसरा हुआ है। पालिका के समय पर कोटद्वार में कुल 11 वार्ड आते थे। अतिक्रमण हटाने के लिए भी कुछ ही जगह चिन्हित, जिनमें गोखले मार्ग सबसे व्यस्त क्षेत्र होने के चलते वहां पर रेडी, फल और ठेली वालों के द्वारा अतिक्रमण किया हुआ और वर्तमान में भी अतिक्रमण बना हुआ है। बद्रीनाथ मार्ग के फुटपाथ पर दुकानदारों का कब्जा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 2018 में कोटद्वार का पालिका से निगम का सफर शुरू हुआ और पूरा कोटद्वार 40 वार्डों में बढ़ गया। निगम के सफर के साथ अतिक्रमण का विस्तार भी बढ़ने लगा। कोटद्वार से भावर तक जगह जगह अतिक्रमण होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोटद्वार को अतिक्रमण मुक्त कराने के नाम पर बद्रीनाथ मार्ग और गोखले मार्ग की पालिका के समय बनी लिस्ट ही आज तक ज्यों की त्यों जैसी थी वैसी ही चल रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रामनगर से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में रानीखेत रोड पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला भी दहन किया। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने यह कहा कि नीट परीक्षा में हुए पेपर लीक मामले को लेकर पूरी तरह से सरकार दोषी है। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।